नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज हम लोग संस्कृति का अर्थ और संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृति मानव समाज की अमूल्य धरोहर है, जिसके कारण ही मानव अनवरत रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। मानव एक संस्कृत प्राणी है और यह विशेषता उसे पशु समाज से अलग करती है। यदि मनुष्य संस्कृति विहीन हो जाए तो वह पशुवत हो जाएगा, क्योंकि पशु संस्कृति के अधिकारी नहीं होते। अर्थात मानव और पशु दोनों के मध्य संस्कृति का ही अंतर है। यदि मनुष्यों को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वह कुछ भी न रह जाएगा। मनुष्य में संस्कृति को बनाने और उसका संरक्षण करने की अपूर्व क्षमता है। संस्कृति के आधार पर ही उसने भाषा का निर्माण किया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से और एक समाज दूसरे समाज से संस्कृति के आधार पर ही भिन्न कहा जाता है। मनुष्य की शारीरिक मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण हो सका और अनेक विश्वासों, व्यवहार के तरीकों, विचारों, आदर्शों और वस्तुओं आदि का निर्माण मनुष्य ने संस्कृति के आधार पर ही किया है। बच्चों, यहाँ एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि केवल मानव ही संस्कृति को क्यों विकसित कर सका है, अथवा वे कौन सी योग्यताएं, क्षमताएं थी जो व्यक्ति को पशु जगत से भिन्न कर सकी। बच्चों, इसका उत्तर तो यही है कि पशुओं के पास वे शारीरिक मानसिक क्षमताएं नहीं हैं जो कि मनुष्य के पास है। उन विशेषताओं का जानना आवश्यक है। पशु की तुलना में मानव को प्रकृति ने अनेक क्षमताएं प्रदान की है, जिनके कारण वह संस्कृति का आदान प्रदान, उसका संवर्धन और संरक्षण कर सका है। इसके पश्चात अब हम मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे समाजशास्त्री लेस्ली व्हाइट ने मानव की 5 विशेषताओं की चर्चा की है जो उसे संस्कृति का निर्माता बना सकी और उसे पशु जगत से भिन्न श्रेणी में रख सकी है। यह मानव की शारीरिक संरचना के कारण है, जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है सीधे खड़े होने की क्षमता। बच्चों, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें सीधे खड़े होने की क्षमता विद्यमान है। अन्य प्राणी जैसे पशु 4 पैरों से चलते हैं, वह शरीर का भार भी उन्हीं से संभालते हैं, किंतु मनुष्य 2 पैरों से चलता है और 2 हाथों को अन्य उपयोगी कार्यों में लगाता है। यह उसकी एक अनोखी विशेषता है जो पशुओं से उसे भिन्न बनाती है। दूसरी विशेषताएं हैं स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ एवं अंगूठा। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ एवं अंगूठा मानव की एकाकी विशेषता है। इनकी सहायता से यह वस्तुओं को भलीभांति और सुगमता से पकड़ सकता है। अंगूठा एवं हाथों को सभी दिशाओं में घुमा सकने की विशेषता के कारण ही वह लेखन कार्य, बड़े बड़े यंत्र, कल कारखाने, भवन निर्माण, चित्रकला आदि किसी भी रचनात्मक कार्य को करने के लिए सक्षम है। और हाथ के अंगूठे की बनावट भी इसमें विशेष रूप से सहायक होती है, जिसके कारण अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए जा सकते हैं। यदि यह विशेषता मानव में न होती तो वह अन्य प्राणियों के समान कोई भी रचनात्मक कार्य करने में सक्षम नहीं होता।
इसके पश्चात अब हम संस्कृति का अर्थ एवं इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की सम प्लस कृ धातु से है, जिसका अर्थ है पूरा किया या परिष्कृत किया गया। संस्कृति शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। संस्कार शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार का है, अर्थात विभिन्न कार्यों को पूरा करना संस्कार कहलाता है। इस प्रकार संस्कृति भी विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कराती है, जिनके करने से मानव सामाजिक प्राणी बनता है। इसके बाद बच्चों कुछ परिभाषाएं हैं समाजशास्त्रियों के अनुसार, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है समाजशास्त्री टाइलर के अनुसार। वह कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं इसी प्रकार की अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है। दूसरी परिभाषा मेलिनोवस्की के अनुसार, संस्कृति व्युत्पन्न आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। तीसरे समाजशास्त्री है होबल के अनुसार, संस्कृति संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषताओं को बताता है और इसीलिए प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता है। हर्शकोविट्स के अनुसार, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। लिंटन महोदय के अनुसार, संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है, जिसे सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित भी की जाती है। इसके पश्चात हम लोग अध्ययन करेंगे भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति का। बच्चों, अमेरिकन समाजशास्त्री ओकबर्न ने संस्कृति के दो भाग बताए हैं। पहला है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। सबसे पहले हम भौतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक संस्कृति, इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुओं को लिया जाता है जिनका निश्चित आकार होता है तथा इसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भवन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, मशीनें, आवागमन के साधन, संदेश वाहन के साधन, कृषि आदि के साधन सभी संस्कृति का भौतिक पक्ष है, अर्थात वे सभी साधन जो मानव द्वारा निर्मित है तथा मूर्त रूप में है, भौतिक संस्कृति के अंग है। दूसरा है अभौतिक संस्कृति। इसके अंतर्गत वे सभी बातें समाहित है जो अमूर्त है। मैकाइवर आदि कुछ समाजशास्त्री तो संस्कृति के अमूर्त रूप को ही संस्कृति मानते हैं। सोरोकिन तो इसी गुण के आधार पर इसे भावात्मक संस्कृति भी कहते हैं। अभौतिक संस्कृति हमें विरासत में प्राप्त होती है, जैसे विचार, विश्वास, मापदंड, व्यवहार, मूल्य, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा आदि इसी के अंग है। इसे हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। इसके पश्चात अब हम संस्कृति की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है संस्कृति सीखी जाती है। इसके अंतर्गत होबल महोदय कहते हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है बल्कि किसी समाज के सदस्य की विशेषता है। इससे संस्कृति की यह विशेषता स्पष्ट होती है कि संस्कृति सीखी जाती है। वह विशेषताओं के समान वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य जन्म के समय किसी संस्कृति को नहीं जानता,
धीरे धीरे व्यक्ति का समाजीकरण होता है और वह उस समाज के व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है और उन सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग ही संस्कृति कहा जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो व्यवहार किसी समाज या समूह की विशेषता है वही संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रथाएं, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, परंपराएं आदि के साथ ही वे व्यवहार जो व्यक्तिगत होते हैं या व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं वे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस प्रकार संस्कृति सीखी हुई मानी जाती है। दूसरी विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। बच्चों, सीखे जाने के गुण के कारण ही संस्कृति की यह विशेषता भी है कि इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। इस संचरण की प्रक्रिया में भाषा महत्वपूर्ण साधन है जो केवल मानव की ही विशेषता है। चूंकि मानवेतर प्राणी भाषा नहीं जानते हैं इसलिए ये कुछ भी संचरण नहीं कर सकते। मानव भाषा के माध्यम से ही अपने ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। लेखन कला के द्वारा संस्कृति का संचय किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को भी सम्मिलित कर सकता है। इस तरह नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त ज्ञान व अनुभवों को अपने आगे की पीढ़ी के लिए हस्तांतरित की जाती है। तीसरी विशेषता है प्रत्येक समाज की संस्कृति विशिष्ट होती है। बच्चों, चूंकि प्रत्येक समाज की अपनी विशेषताएं होती है, उसकी सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है, अतः वहाँ की संस्कृति भी अलग अलग विशेषता लिए हुए होती है। अर्थात हर समाज की सामाजिक आवश्यकताएं भिन्न होती है और उन सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप प्रत्येक समाज दूसरे समाज से संस्कृति में भिन्नता रखता है। उदाहरण के रूप में पाश्चात्य समाजों में सर्दी अधिक होने के कारण हर समय मनुष्य जूते, मोजे आदि पहने रहते हैं। इसी कारण वहाँ की संस्कृति में रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाने व बनाने की व्यवस्था नहीं है। हर कार्य मेज कुर्सी पर बैठकर होता है। इसके विपरीत भारत में अधिक सर्दी हर मौसम में न पड़ने के कारण भोजन बनाना व खाना जमीन पर बैठकर किया जाता है। अतः यहाँ की संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति से भिन्नता भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। अर्थात संस्कृति पूर्णतः सामाजिक आवश्यकताओं का परिणाम होती है। चौथी विशेषता है संस्कृति मानव निर्मित है। बच्चों, इसके अंतर्गत मनुष्य में वह अनोखी क्षमता विद्यमान है कि उसे संस्कृति का निर्माता कहा जा सकता है। मनुष्य की यह क्षमता उसकी शारीरिक संरचना के कारण है। विकसित मस्तिष्क, तीक्ष्ण दृष्टि, हाथों की बनावट, सीधे खड़े होने की क्षमता, अंगूठे व गर्दन की संरचना आदि उसे अन्य प्राणियों से भिन्नता प्रदान करती है, जिनके कारण ही वह अपने अनुभवों का प्रयोग कर सका है, नवीन आविष्कार कर सका है और अपनी संस्कृति का निर्माता बन सका है। पांचवी विशेषता है संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित होता है। बच्चों, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है, साथ ही वह सामाजिक आविष्कार का परिणाम होती है। अतः संस्कृति की प्रकृति सामाजिक है। संस्कृति व्यक्ति विशेष की नहीं होती वरन संपूर्ण समाज की होती है। वह समाज की संपूर्ण जीवन विधि की प्रतिनिधि होती है क्योंकि उसका जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। परंपरा, धर्म, भाषा, कला, दर्शन आदि संपूर्ण समाज की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती अपितु उसमें सामाजिकता का गुण निहित होता है। छठा बिंदु है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति हर समाज व समूह के अलग अलग होती है और वह समूह अपने संस्कृति को एक आदर्श मानता है, उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। इसी कारण जब दो संस्कृतियों की परस्पर तुलना की जाती है
तो प्रत्येक समूह अपने संस्कृति को दूसरी संस्कृति से आदर्श व श्रेष्ठ मानता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने का प्रयास भी करता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, दक्षिण भारतीय आदि सभी स्वयं को संस्कृति को उच्च आदर्श मानते हैं। 7वां बिंदु है संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है। बच्चों, इसके अंतर्गत संस्कृति की यह विशेषता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। इसका कारण यह है कि संस्कृति गतिशील है, स्थिर नहीं। इसी गतिशीलता के कारण समय समय पर होने वाले परिवर्तनों से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है। जैसे उदाहरण के लिए रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में रहने वालों की संस्कृति में पर्याप्त अंतर भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप आता है और उस भौगोलिक पर्यावरण से अनुकूलन भी वहाँ के लोग कर लेते हैं और तदनुरूप उनकी संस्कृति भी बन जाती है। 8वां बिंदु है संस्कृति में संतुलन व संगठन होता है। बच्चों, इसके अंतर्गत संस्कृति अनेक इकाइयों का समन्वित रूप है और ये इकाइयाँ पारस्परिक रूप से संबंधित व अंतर निर्भर होती है। अर्थात संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से गुंफित होती है और उनका संगठित रूप ही संपूर्ण संस्कृति में एक प्रकार का संतुलन तथा संगठन लाता है। 9वां बिंदु है संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि, जिनकी पूर्ति के लिए उसने संस्कृति निर्मित की है। संस्कृति ही मानव की प्राणीशास्त्रीय एवं सामाजिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उदाहरण के लिए मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नवीन नवीन आविष्कारों का निर्माण होता रहता है और वे आविष्कार संस्कृति का ही अंग बन जाते हैं।